ईयर 1958 में अगर मैं आपको 100 रुपए का नोट देता हूँ और आप उस नोट को अपने बेड के नीचे छुपा कर रख देते हो 60 सालों तक, और आज उस नोट को आप बाहर निकालते हो किसी चीज को खरीदने के लिए, तो दोस्तों उस नोट की जो वैल्यू होगी वो मात्र 1 रुपए 20 पैसे की रह जाएगी 1958 के कंपैरिजन में। अगर समझ नहीं आ रहा तो दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आज के दिन अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं जिसकी प्राइस 100 रुपए है, उसकी वैल्यू 1998 में मात्र 1 रुपए 20 पैसे की रह जाएगी। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में आज के 100 रुपए की वैल्यू 1998 के 1 रुपए 20 पैसे की रह जाएगी। और यह है दोस्तों इन्फ्लेशन का कमाल। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जिससे साल दर साल सारी चीजों की महंगाई बढ़ते जा रही है। हम सब लोगों के लिए इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे का, क्या ये सही है या बुरी चीज है, और दोस्तों क्या रिलेशन है इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट से और बाकी अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर से। दोस्तों इन सारी चीजों की हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि इन्फ्लेशन होता क्या है और इन्फ्लेशन कौन कर रहा है। इन्फ्लेशन होने के पीछे कई सारे रीजन है दोस्तों, और सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक बूम। इसका मतलब होता है दोस्तों अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होना। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है तो जनता के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आता है, और वो इन पैसों को ज्यादा खर्च करेंगे अलग अलग चीजों को खरीदने में। यानी कि दोस्तों हर चीज की डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में। तो जब दोस्तों डिमांड बढ़ेगी तो जो कंपनी और बिजनेस इन चीजों को बना रही है वो सोचेंगे कि हम चीजों के प्राइस अब बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इतने लोग इस चीज को खरीदना चाहते हैं। तो वो उन चीजों के प्राइस बढ़ा देंगे और यहाँ पर इन्फ्लेशन हो जाएगी। यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो इमेजिन करिए एरोप्लेन है और एरोप्लेन में 100 सीटें हैं और 100 पैसेंजर को एरोप्लेन में जाना है, लेकिन उसमें से 10 फर्स्ट क्लास सीट है और बाकी 90 इकोनॉमी क्लास सीट है। अब जो पैसेंजर है दोस्तों, अगर आप उन सबको ज्यादा पैसे दे दोगे तो सबके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि सब फर्स्ट क्लास टिकट अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों सब फर्स्ट क्लास सीट पर जाना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों सीट तो वहाँ पर 10 ही है, सारे के सारे तो फर्स्ट क्लास सीट में जा नहीं सकते। तो दोस्तों इसके रिस्पॉन्स में जो होगा कि जो एयरलाइन है वो अपने फर्स्ट क्लास सीट के प्राइसेस को और ऊपर बढ़ा देंगी, ताकि जिन लोगों के पास और ज्यादा पैसे हैं वही सिर्फ फर्स्ट क्लास का इस्तेमाल कर पाए। तो बेसिकली एरोप्लेन्स की सीट के प्राइस में इन्फ्लेशन हो गई। इस टाइप के इन्फ्लेशन को कहते हैं दोस्तों डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। दूसरा रीजन है रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ना अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में। जैसे कि दोस्तों गेहूं और चावल खराब हो गए मानसून की वजह से, तेल का प्राइस बढ़ गया, या सरकार ने कोई नया टैक्स इम्पोज कर दिया किसी रॉ मटेरियल पर जिससे उसका प्राइस बढ़ गया। जो कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है उन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके उनको ये बनाना महंगा पड़ेगा, और दोस्तों प्रॉफिट में रहने के लिए उन कंपनीज को अपना प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि इन्फ्लेशन होगी। और इस इन्फ्लेशन को कहते हैं दोस्तों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा रीजन है दोस्तों आप सबकी सैलरी बढ़ना। मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जब कंपनीज और सरकारें अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाती है तो उनको प्रॉफिट में रहने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ाने पड़ते हैं, और दोस्तों इसी चीज को कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। इसके कई और रीजंस भी हो सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट काफी लो लेवल पर है तो कंपनी के लिए एम्प्लॉयज को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है, और अगर एम्प्लॉयर को रिप्लेस नहीं किया जाएगा तो एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ती रहेगी, और ये फिर इन्फ्लेशन ट्रिगर कर देता है। और फाइनली चौथा रीजन है दोस्तों करेंसी डेप्रिसिएशन। ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है सरकार की तरफ से ज्यादा नोट्स का प्रिंट किया जाना, जिससे करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर देता है। ये बड़ा खतरनाक रीजन है दोस्तों। इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी ट्रिगर हो सकता है, जो कि आज के दिन दोस्तों वेनेजुएला में हो रहा है, और एक टाइम में दोस्तों जिम्बाब्वे में हुआ था। अगर हमारे देश में 10% इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ जाता है तो लोगों का कहना है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है, और उनका कहना होगा कि बहुत तेजी से महंगाई भी बढ़ रही है। लेकिन वेनेजुएला में 2016 और 2019 के बीच जो इन्फ्लेशन रेट था वो 5 करोड़ % से ज्यादा बढ़ चुका था। और अगर मैं जिम्बाब्वे की बात करूं दोस्तों, अपनी करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर रही थी कि 2008 के अराउंड सरकार ने $1 मिलियन के नोट्स को भी छापना शुरू कर दिया था, और यहाँ तक कि $1 बिलियन के नोट भी छापने शुरू कर दिए थे। और तो और $1 ट्रिलियन का भी नोट था जिम्बाब्वे के अंदर में, और उस 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वेन करेंसी की वैल्यू क्या थी पता है दोस्तों? मात्र $1। इस हद तक वैल्यू लूज कर सकता है पैसा एक हाइपर इन्फ्लेशन के केस में। अगर आज के प्रेजेंट डे की बात करूं तो दोस्तों आज के दिन दुनिया में कई सारे कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट नीचे जा रहा है। तो दोस्तों सोच कर देखिए ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। क्योंकि जो लॉकडाउन लगाए गए हैं दुनिया भर में, उसकी वजह से डिमांड्स नीचे आ गई हैं।
लोग सामानों को कम खरीद रहे हैं, लोग ट्रैवल पे कम जा रहे हैं, लोगों के बिजनेस भी बंद हो चुके हैं, जिसके कारण से उनके पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। इसलिए दोस्तों सीधे सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो ओवरऑल डिमांड कम हो चुकी है पहले के मुकाबले। पहला रीजन मैंने बताया था डिमांड पुल का, उसका बिल्कुल अपोजिट होने लग रहा है। डिमांड कम हो गई है तो इन्फ्लेशन भी नीचे जाने लग गया है। इसके रिस्पॉन्स में दोस्तों कुछ कंट्रीज ने फैसला लिया है कि वो लोगों को कैश ट्रांसफर करेंगे फ्री में, मतलब फ्री में पैसे बांटेंगे। अब कुछ लोगों का कहना है कि इससे इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सही है? अगर सही है, आपका कोई ओपिनियन है तो इसको नीचे कमेंट में लिख के बताइए। एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों, क्या इन्फ्लेशन जरूरी है? क्या होगा दोस्तों अगर 0% इन्फ्लेशन होगी?